हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। आज हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे डेरिवेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसमें जनरली आपने एक ग्राफ देखा होगा, वी टी ग्राफ। अब हम पहले ये देखेंगे कि वी टी ग्राफ क्यों बनाते हैं, मतलब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ क्यों बनाते हैं, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्यों नहीं बनाते, या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ क्यों नहीं बनाते। ओके, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। और ये बहुत इजी होने वाला है। तीन तरह से करते हैं बेसिकली हम डिराइव। एक तो बहुत इजी मेथड जो आपने भी पढ़ा होगा, और सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है, और एक आता है हमारा ग्राफिकल मेथड, और एक आता है हमारा इंटीग्रेशन से। ओके, वो तो 11th क्लास में। तो अब ये इजी होने वाला है ग्राफिकल मेथड से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले, शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें होंगी जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो पॉइंट दैट यू शुड नो। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिखा हुआ है, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन यू कांट फाइंड डिस्टेंस। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है हमारी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन इक्वेशन ऑफ मोशन से कभी भी हम डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते। ओके, डिस्टेंस हम इससे कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में जो भी क्वांटिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते। यू कैन ओनली फाइंड डिस्प्लेसमेंट। हम सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। एज इक्वेशन ऑफ मोशन इंक्लूड ऑल वेक्टर क्वांटिटी एक्सेप्ट टी। टी को छोड़ के, मतलब टाइम को छोड़ के, सारी क्वांटिटी जो होती है उसमें वेक्टर होती हैं। ओके, तो मतलब अगर किसी ने कहा डिस्टेंस फाइंड करो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम वो फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो अब एक और पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, कि ये आपको नीचे का जो मैंने पैटर्न बनाया है वो आपको याद होना चाहिए। इससे आपको ये भी याद हो जाएगा, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों वी टी ग्राफ का यूज़ होता है हमारा ग्राफिकल, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो इक्वेशन है उसको डिराइव करने के लिए, क्यों हमारा वी टी ग्राफ बनता है। ओके, तो एक्स टी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हम जानते हैं कि हमारा जो स्लोप होता है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बताता है। ओके, मतलब टेन थीटा जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बताता है, और टेन थीटा को ही हम स्लोप कहते हैं। ओके, तो एक्स टी ग्राफ का जो हमारा स्लोप, एक्स टी ग्राफ का एरिया कुछ यहाँ हमने हिंदी में लिख रखा है, एक्स टी ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देगा, जबकि इसका स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी को बताएगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्स टी ग्राफ में एक्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और टी जो होता है वो बेस होता है, और तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो इसका स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी को बताएगा। और वी टी, और वी टी ग्राफ, अब वी टी ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा, वी टी ग्राफ का स्लोप जो होगा वो हमारा, ये नीचे लिख रखा है, वी टी ग्राफ का डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप होता है। ओके, डी एक्स बाई डी टी, या ये 11th में है, तो स्लोप इजी पड़ेगा कहने में। ठीक है, तो वी टी ग्राफ का स्लोप जो होगा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ओके, तो अब इसके आगे हम कुछ, अगर हम एक्स टी ग्राफ से अगर एरिया देखेंगे एक्स टी ग्राफ का, तो एरिया किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। एक्स टी ग्राफ का एरिया किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, फिजिकल क्वांटिटी को। ओके, और इसी तरह से ए टी ग्राफ का स्लोप, ए टी ग्राफ का स्लोप और एक्स टी ग्राफ का एरिया किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो यहाँ हमने ले भी रखा है, लिख भी रखा है, ए टी ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देगा, जबकि इसका एरिया वेलोसिटी देगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वी टी ग्राफ का डिफरेंशिएशन जो होता है, मतलब स्लोप, वी टी ग्राफ का स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब एक्सेलरेशन। और ए टी ग्राफ का एरिया जो होता है वो हमारा
वो हमारा वेलोसिटी को चेंज इन वेलोसिटी देगा। ओके, चेंज इन वेलोसिटी ध्यान रखना है। एटी ग्राफ का एरिया वेलोसिटी को नहीं देता है, चेंज इन वेलोसिटी को देता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में भी हम चेंज इन वेलोसिटी लेते हैं, मतलब एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ओके, तो इसी तरह से वीटी ग्राफ जो होता है वो उसका हम एरिया निकालेंगे, मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा हमें वहाँ से। ओके, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इसे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वीटी ग्राफ जो होता है वो हमारा मोस्ट प्रेफरेबल होता है, क्योंकि इससे हम पोजीशन भी निकाल सकते हैं, मतलब पोजीशन मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट और उसका एक्सेलरेशन दोनों चीज़ निकाल सकते हैं। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ नीचे लिख रखा है अब, हेंस अरे हेंस वीटी ग्राफ is suitable for plotting position, velocity and acceleration as well. So in kinematics at several times you will find the use of VT graph. तो VT graph को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों इसमें से ईजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए काइनेमेटिक्स 11th में है, अच्छी खासी फिजिक्स का टॉपिक है, मतलब चैप्टर है। तो काइनेमेटिक्स में इसका बहुत बार यूज़ होता है वीटी ग्राफ का, ठीक है, क्योंकि इससे हम पोजीशन भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। और उसी तरफ देखा जाए तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या तो फिर इसका ग्राफ कन्वर्जन करके पोजीशन भी निकाल सकते हैं, पर इसका स्लोप कुछ नहीं देता है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ भी नहीं देता है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और इसका एरिया कुछ नहीं देता है, किसका, एक्स टी ग्राफ का, तो हम इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। तो वी टी ग्राफ को अल्टीमेटली हम यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ इतना टाइम वेस्ट हो गया, मतलब इन्वेस्ट हो गया, तो हम अब देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है, बेसिकली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसे हमें डिराइव करना है, तो हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के वजह से, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रिस्पेक्ट से। ओके, तो मान ले रहे हैं हम कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसने u वेलोसिटी से अपनी जो भी गति है उसकी जो प्रारंभिक गति, ओके, इनिशियल स्पीड जिसे हम कहते हैं, तो वो है u एंड उसकी फाइनल स्पीड हो गई v। ओके, v यहाँ मतलब फाइनल स्पीड हो गई उसकी v, और इनिशियल स्पीड थी उसकी u, और हमें उसकी फाइनल स्पीड बतानी है, मतलब फाइनल स्पीड हमें पता नहीं है, हमें u पता है और हमें एक्सेलरेशन पता होगा इसका। ओके, तो एक्सेलरेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसकी, वो बताती है रिलेशन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन बताती है। ओके, तो v जो होता है वो हमारा u प्लस बी डी के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो v इज इक्वल टू यू प्लस बी डी। ओके, तो यहाँ से ग्राफ में दिख रहा है ए डी, ए ओ जो है वो डी सी के इक्वल होगा। ओके, और ए ओ किसके इक्वल है, यू के, और ये v किसके इक्वल है, b और c के। ओके, अरे भाई b और c के इक्वल है, और ये यहाँ तक का u के इक्वल है, इतना छोटा सा dc। ओके, तो अब हमें bd फाइंड करनी है, तो हमारा bd जो होगा वो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस से फाइंड कर लेंगे। ओके, ये स्लोप जो होगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को बताता है, और ये नीचे जो है ये टाइम है ये। ओके, तो ये टाइम है, एक्स एक्सिस पे है तो टाइम है। ओके, तो यहाँ से हम बी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी डी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बी डी की जो वैल्यू होगी
वो होगी हमारी परपेंडिकुलर अपन बेस रख देंगे हम। परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी डी, और बेस क्या है, बेस है हमारा टी। ओके, और स्लोप क्या है हमारा ए। तो ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, और यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता करनी है, बेस की वैल्यू हम पुट करेंगे टी। ओके, तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 80। ओके, तो अब हम यहाँ बेसिकली क्या करेंगे, ये 80 निकल के आएगा एट लास्ट। ओके, तो 80 में प्लस कर देंगे हम u। क्यों? क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल आ जाएगी v इज इक्वल्स टू u, हमारा यहाँ से ये आया, u इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट की थी किसी भी ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी। ओके, और प्लस, और कहाँ तक गया, 80 प्लस v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई बड़ी इजीली, बहुत इजी तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर दी। ओके, तो यहाँ हमारा आ गया बी डी इक्वल्स टू 80 आया। ये आपको पता होना चाहिए कि स्लोप जो होता है वो परपेंडिकुलर अपन बेस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा यहाँ स्लोप था ए और बेस था यहाँ टी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो स्लोप ए का ए इज इक्वल्स टू बी डी बाय टी। तो यहाँ से हम बी डी की वैल्यू निकाल सकते थे। ओके, तो ये तो बड़ा इजी था। तो अब हम देखते हैं आगे सेकंड इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन प्रूफ हो गया है, एच पी लिख दे रहा हूँ यहाँ। एच पी मतलब होता है हैंस प्रूफ्ड। तो मैथ्स में आप जब भी प्रूफ करके आओ तो उसके आगे एच पी लेके आना और उसे डब्बे में बंद कर आना, पिंजरे में। ओके, तो अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि हम बोलते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हम किस किस के बीच में रिलेशन निकालते हैं, हम निकालते हैं s मतलब डिस्प्लेसमेंट, और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और t मतलब टाइम, और a मतलब एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ हम क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, इस ग्राफ के एरिया निकालते हैं। वाई? बिकॉज क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है वो हमारा एस को देता है। ओके, मतलब एस जो होगा वो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होगा। ओके, मतलब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो हम उसका एरिया निकाल के डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ओके, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट को दर्शाएगा। ओके, तो यहाँ हम चलिए देखते हैं। तो इस ग्राफ को हम दो पार्ट्स में बाइफरगेट करेंगे। एक तो ये ट्रायंगल हो गया, यहाँ ए बी डी एक ट्रायंगल हो गया, और ए ओ डी सी एक रेक्टेंगल हो गया। ओके, तो ध्यान रखना कि कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन से पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि अगली जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें भी हम एरिया ही फाइंड करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमें एस फाइंड करना होगा। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। ओके, तो उसमें भी हम एरिया का यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम। तो किसमें बाइफरगेट किया है, एक तो बाइफरगेट किया है हमने रेक्टेंगल, और एक किया है हमने ट्रायंगल। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, एस। तो हम डिराइव करेंगे एक इक्वेशन जो जिससे कि हम एस फाइंड कर सके। ओके, और हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा था, बी डी जो है, बी डी वो इक्वल है हमारा ए टी के। मतलब ये जो लेंथ है हमारी बी डी जो लेंथ है वो हमारी किसके इक्वल है, ए टी के इक्वल है। ओके, ओके, ये जो हमारी लेंथ है ये ए टी के इक्वल है। और ये जो हमारा है नीचे बेस, ये किसके इक्वल है, ये तो पता ही है आपको, नीचे दे भी रखा है टाइम के इक्वल। ओके, और हमारा रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ईजली हमें फाइंड आउट हो जाएंगी ये सारी इक्वेशन। यू टी वाई यू टी, बिकॉज दिस इज ब्रेथ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये रहा टी मतलब लेंथ। ओके,
ब्रेथ इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया। सो ब्रेथ यहाँ हमें पता है कितनी है u, लेंथ हमें पता है कितनी है t। ओके, t तो है ना भाई, v तो नहीं है ना। t इसकी लेंथ है। ओके, तो s इज इक्वल्स टू यू टी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस half into base into height. Why? Because half into base into height is basically it's a formula of a triangle. Okay, right angle triangle. Half, अरे बाप रे, हाफ इंटू, यहाँ हमें परपेंडिकुलर पिछले स्लाइड से हमें क्या मिला था, पिछले स्लाइड से हमें परपेंडिकुलर मिला था 80 और हमारा बेस क्या है टी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस टी हो गया और 80 हो गया हमारी हाइट। ओके, ट्रायंगल की। तो ये हमारा इक्वेशन डिराइव हो गई, सेकंड इक्वेशन डिराइव हो गई। ओके, तो यहाँ हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ख़त्म होती है और हम इसको कर दे रहे हैं रफ, क्योंकि अगर मैं लिखता नहीं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आता। ओके, तो यहाँ मैंने पहले से लिख के लाया था क्लियरली। एटी ग्राफ, हाँ, वीटी ग्राफ का एरिया जो होगा वो एस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका एस जो होगा वो हमारा इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ बी डी इंटू टी। बी डी जो था हमारा ए टी के इक्वल आया था। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो हैंस यहाँ हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो भी डेराइव होती है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं हम। वो भी बहुत इजी है, पर उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी हम एस को फाइंड करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि एस को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। ओके, तो अब हम ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को। तो ए ओ सी बी, दिस इज फॉर्मिंग एन ट्रेपेजियम दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है ये। और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहाँ मेरा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए ओ प्लस ए ओ प्लस ए ओ प्लस बी बी सी बी सी इंटू हाइट कितनी थी, हाइट कितनी थी मेरी, मतलब मेरी नहीं, इस ट्रेपेजियम की हाइट है हमारी। ट्रेपेजियम को लेटा देना है, एक काम करना हाइट देखने के लिए, नहीं तो हाइट आप क्या पता वी को मान लो, क्या पता आप यू को मान लो। तो हाइट जो होती है वो तो यूनिफॉर्म होती है ना। तो हाइट जो होगी वो हमारी टी के इक्वल होगी। ओके, टी के इक्वल हाइट जो होगी हमारी टी के इक्वल होगी। इसको लेटा के देख लेना। तो हाइट जो होगी वो हमारी किसके इक्वल होगी, ए डी के इंटू ए डी। सो दिस इज बेसिकली अ फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, सो मैं ये भी मिटा रहा हूँ क्योंकि लिखने से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ओके, फिजिक्स की प्रैक्टिस तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी लिख लिख के करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो एस फाइंड करना है। एस कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ए ओ सी बी का एरिया फाइंड करेंगे, तब हम एच की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ। ओके, क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, तभी तो हम एरिया फाइंड कर रहे हैं भाई वीटी ग्राफ का। और यहाँ कभी भी हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं ले सकते। एरिया ऑफ सॉरी डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने के लिए, को डिराइव करने के लिए हम कभी भी यहाँ एक्सेलरेशन या पोजीशन नहीं रख सकते। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो डिफाइन अच्छे से किया जा सकता है। ओके, तो हमारा एस जो होगा वो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, जो अभी लिखा था उससे हमारा इक्वल आ जाएगा वो एस इज इक्वल्स टू वी प्लस यू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। वी जो वी और यू जो है यहाँ पैरेलल साइड है, तो वी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी।
टी क्या है हमारा, टी हमारी हाइट थी जो लिखी थी अभी फॉर्मूले में। तो t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। कैसे आया पता है, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ए इज इक्वल्स टू, ये तो आपने पढ़ा होगा, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का। और इससे इन दोनों की जब पोजीशन चेंज करेंगे एक्सेलरेशन और टाइम की, तो हमारा क्या होगा, t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। तो अब हम देखते हैं, तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन रिटन अबव, in equation which is written above, we will obtain the following equation: s is equals to v minus u upon a, v plus u upon a, तो v square minus u square upon 2a, तो 2a उधर चले जाएगा तो 2as हो जाएगा, तो 2as is equals to v square minus u square। अगर यहाँ आपको नहीं समझ आ रहा कैसे हुआ, तो a माइनस बी, ए प्लस बी जो होता है वो हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के इक्वल होता है, लिख लेना यहाँ अगर नहीं आ रहा समझ में। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी जो होता है वो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मामला होता है। ओके, तो इससे हमारी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो डिराइव हो जाएगी। ओके, कैसी, ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो ख़त्म हुई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।